So good evening everyone. I am Mohammad Shanawaz. So today I am discussing about important question of BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। जब हम सेकेंड सेमेस्टर में थे, हम अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा था और वो कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए और कई ऐसे क्वेश्चंस रह गए जो हमारे एग्जाम में नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन जो रह गए, जो हमारे ईयर में नहीं आए थे, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कसिंग कर ले कि वो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन BMI इन डिटेल। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है इस साल। अब हम जानते हैं कि BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का जो फुल फॉर्म है वो है बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। और अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज द डिफिनेशन, सो डिफिनेशन अगर हम बात करें, बॉडी मास इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ड्राइव फ्रॉम एन इंडिविजुअल हाइट एंड वेट कॉमनली यूज्ड टू कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट वेट कैटेगरी दैट कैन इंडिकेट पोटेंशियल हेल्थ। BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि इंडिविजुअल के हाइट जितने होंगे और वेट के आधार, हाइट और वेट के आधार पे हम जो है BMI निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन होता है। BMI का क्या फॉर्मूला, आप देखिए फॉर्मूला के बारे में अगर बात कर ले तो BMI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट बाय हाइट। अगर हमें जो वेट है वो हमको केजी में लेना होगा और जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में लेना है। अब हम बात करें कि BMI, अब हम BMI इस तरह से निकाल देंगे, जो हमारा वेट है, जैसे हमारा 40 वेट है तो 40 kg को ऊपर रखना और जो हमारा हाइट रहेगा उस हाइट को जो है मीटर में, अगर हम इसे मीटर में, हमें सेंटीमीटर में निकाल लिया, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर से हमें डिवाइड करनी है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड करने पे, तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम जो है क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज में कि इसका क्या हेल्थ कैटेगरीज है। तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हम जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO ने दिया था कि इसमें 3 कैटेगरी है। अंडरवेट, अगर किसी का BMI जो उसका प्रोडक्ट है, जब हम इसको वेट, जो हम हाइट है, जो हमारा वेट है उसको हम हाइट से जब डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट अगर 18.5 से कम आया तो उसे हम अंडरवेट कहते हैं। अगर नॉर्मल वेट जो है, अगर नॉर्मल वेट हम जब कहेंगे जब हमारा वेट जो है 18.5 से लेकर 24.5 तक रहेगा, जब हम इसे कहेंगे कि ये जो है नॉर्मल वेट है। अगर हम ओवरवेट की बात करें कि ओवरवेट हम किस सिचुएशन में कहेंगे, तो ओवरवेट हम कहेंगे कि जब BMI जो है 35 को क्रॉस कर जाएगी और 35 से एबव वाले को हम ओवरवेट ही कहेंगे। अगर हम बात करें कि ओबेसिटी क्या होता है, अगर ओबेसिटी, अब ओबेसिटी को भी जब ओवरवेट है, ओवरवेट को भी हम कुछ क्लासीफाई करते हैं। तो ओवरवेट में हम क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 1, जब हम 30 से एबव है तो हम कहेंगे ओबेसिटी क्लास 1 है। अगर ओबेसिटी क्लास 2 हम जब कहेंगे जब हम 35 से, हमारा BMI का जो स्कोर है वो 35 से लेकर 39 तक हो जाएगा, जब हम इसको ओवर क्लास 2 कहेंगे। ओबेसिटी क्लास 3 जो है जब हम कहेंगे जब 40 से BMI जो है वो हो जाएगा 40 से भी ग्रेटर हो जाएगा, जब हम कहेंगे कि ओबेसिटी लेवल 3, थर्ड स्टेज की ओबेसिटी जब होगी, जब हमारा BMI जो होता है, देखो हमारा BMI अगर जो है 40 को क्रॉस कर जाएगी, उसका स्कोर जो है 40 को क्रॉस कर जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, स्टेज थर्ड पे चला गया। अगर हम बात करें कि इसको जो है क्या क्या, किस किस जगह इसका काम आ सकता है, क्या इसके यूजेज है। अगर हम यूजेज की बात करें तो पहला यूज होता है इसका कि हम हेल्थ रिस्क असेसमेंट में हम इसका यूज करते हैं। हेल्थ रिस्क असेसमेंट में हम इसलिए यूज करते हैं इसका कि ये जो इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट माल न्यूट्रिशन है या उसे ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर उसे कोई और हेल्थ इशू है। देखो ओबेसिटी होंगे अगर किसी पर्सन को, तो उसे कई और तरह के जो है, उसे जो है क्या हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उस तरह से हम जो है इसमें जो असेसमेंट करने में, डिजीज को असेसमेंट करने में और रिस्क, किसी बीमारी के रिस्क को भी हम फाइंड आउट करने में भी हम इसका मदद लेते हैं। दूसरा होगा नॉर्मल वेट, कि नॉर्मल वेट पता करने में क्या उसका वेट नॉर्मल है या फिर कोई रिस्क है क्रोनिक डिजीज का, तो ये सब चीजों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अगर बात करें हम कि सच ओवरवेट एंड ओबेसिटी का ही पता कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या गया, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हमें एक शॉर्ट नोट देना है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एक
एमिनो एसिड से चैन से बना हुआ है, तो विच आर एसेंशियल फॉर मेनी बॉडीली फंक्शन। अब प्रोटीन हम जानते ही हैं डेली लाइफ में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो टिश्यू एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम फंक्शन। सो ये जो है हमारा टिश्यू को ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए, हमारा हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है हमारा प्रोटीन का जरूरत है। और जो एमिनो एसिड है यही हमारे प्रोटीन को बनाने का काम करता है। आप जो है दे आर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड दैट कैन बी यूज टू मेक प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एमिनो एसिड का भी क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन एसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पर आप एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड आर those that cannot be produced by body that must be obtained from their diet। ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं, कुछ अमीनो एसिड जो है खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो हमें से बाहर से सप्लीमेंट के द्वारा लेना पड़ता है, चाहे वो फूड के द्वारा हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, किसी भी जरिए से हमें बाहर से अमीनो एसिड लेनी पड़ती है। तो वैसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। और देयर आर 9 अब वैसे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है। एसेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे लर्न करेंगे, आखिर हमें याद भी करना है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा निमोनिक है कि वीआईपी हॉल में टीटी। अब वीआईपी हॉल में टीटी से हम याद कर सकते हैं वी फॉर वेलानिन, आई से क्या होगा, आई से आइसोलिन, एंड यहाँ पर क्या पी से फेनालिन। अब आ गया वीआईपी हो गया हॉल से क्या, एच से हिस्टाडीन है ना, यहाँ पे हिस्टाडीन। फिर आ गया ए से आर्जिनिन, डबल एल है, उसके बाद एल से ल्यूसीन और लाइसिन, ये दोनों हैं। फिर है वीआईपी हॉल में टीटी, में से आएगा मेथोनिन, AC8 जेट मेटाबोलाइज। मेथोनिन क्या करता है, ये मेटाबोलाइज्म में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है ना। फिर आएगा टी से ट्रिप्टोफैन और टी से थायोनिन, तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करते हैं, तो उसके ऊपर भी बात हुई है। तो प्रोटीन आर एक्ट एज एंजाइम कैटालाइजिंग द बॉडी केमिकल रिएक्शन एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी में एंजाइम एज ए एंजाइम वर्क करता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इनहेंस करता है। प्रोटीन लाइक ए कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इन द टिश्यू को सब स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है। कोलेजन प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन में मदद करता है ये प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। वाइट हीमोग्लोबिन का आपको पता है कितना बड़ा रोल है, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती है, और जो है ये भी एक प्रोटीन ही है हीमोग्लोबिन। प्रोटीन सच एज हार्मोन ट्रांसमिट सिग्नल टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन भी होते हैं, तो ऐसे हार्मोन जो है हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपस में एक दूसरे को, जैसे न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, इस तरह के कोऑर्डिनेशन में भी ये प्रोटीन हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, जो हमारे एंटीजन के खिलाफ बनते हैं एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज भी एक प्रोटीन ही होता है। इम्यूनोग्लोबिन का नाम सुने होंगे आप, वो सब एक प्रोटीन ही होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन लाइक एक्टिन एंड मायोसिन आर इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे बॉडी के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के 2 प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे ब्लड के, जो हमारे बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन और जो है एक्सपेंडेशन का भी वर्क करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। हम जो मील प्लान करते हैं किसी भी पेशेंट को, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, उसका क्या सिद्धांत होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमारा मील प्लान करने का सिर्फ एक ही मकसद है, उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। मील पैटर्न मस्ट फुलफिल फैमिली नीड्स। जो मील का पैटर्न है वो कम से कम फुलफिल करना चाहिए फैमिली के नीड को, जो फैमिली का नीड है उस न्यूट्रिशन वैल्यू को अचीव कर सके, यही तो हमारा मील प्लानिंग का एक प्रिंसिपल है। फिर बात आती है मील प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। देखो हर किसी के बस की बात ये नहीं है कि मील अच्छा से अच्छा मील दे सके, इसलिए जब हम मील को प्लान करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो मील होना चाहिए वो इकोनॉमिकली फ्रेंडली होना चाहिए, किसी भी पेशेंट के जो है वर्डन का काम ना करे। अब आता है मील प्लानिंग शुड गिव मैक्सिमम न्यूट्रिएंट। मील जो हमने प्लान किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे सके। फिर हम मील शुड बी पेशेंट को जो है सेफ्टी के साथ मील को प्रोवाइड करना चाहिए। मेंटल मील शुड बी इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड हमें इंक्लूड करना है। मील शुड इंक्लूड हेल्थी फूड, हमें कोई जंक फूड नहीं यूज करना है आपको थेरापेटिक डाइट में, या फिर जब हम मील प्लान करते हैं तो उसमें हमें जंक फूड यूज नहीं करना, सारे फूड हेल्थी रहेंगे। अब आता है हेल्थ, ये जो है
फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, अब हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो द FSSAI हैज बीन क्रिएटेड फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 2006 टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल एंड इम्पोर्टेंट टू द इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसेम फूड फ्रॉम द ह्यूमन कंजप्शन। हाईलाइट ऑफ द फूड सेफ्टी के क्या हाईलाइट है, अब हम इसके बारे में बात कर ली। सबसे पहले जो फूड सेफ्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट FSSAI करवाती है, जिसका फुल फॉर्म है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 2026 ऑफ इंडिया। ये है इसका इन्होंने ये एक्ट से ये पास हुआ था, FSSAI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द improve of food and ensure safety, standard and regulation of sets of sign from the product, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये जो FSSAI है वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे फूड मार्केटर्स हैं। प्रोविजन ऑफ अडल्ट्रेशन कोई भी मिलावट करने में भी जो है FSSAI ने बैन कर रखा है। तो ये भी एक फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ही है, जिसमें कोई भी जो है कंज्यूमर को अडल्ट्रेशन फूड नहीं प्रोवाइड कर सकता। आप कुछ भी उसमें मिलावट नहीं कर सकते। प्रॉपर हाइजीनिक फूड और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी न्यूट्रिशन का कमी नहीं होना चाहिए। विथ लेबल आप कोई भी आप न्यूट्रिशन दो तो उसमें लेबल होना चाहिए क्या न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। पेनल्टीज, अगर कोई ऐसा वॉल्यूशन करता है इस एक्ट का तो उसमें हम पेनल्टी भी लगाते हैं। अब आता है कि BMR को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। तो जैसे BMR को एज अफेक्ट करता है ना, एज भी अफेक्ट करता है। BMR क्या होता है कि हम जब अपने रेस्टिंग फेज में रहते हैं तो बॉडी हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। तो इसमें जो हमारा बॉडी BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यही हमारा जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो फैक्टर अफेक्ट करता है ये एज करता है, इसका जो है सेक्स भी, कभी जेंडर भी, मेल फीमेल का अलग अलग BMR होता है। क्लाइमेट भी करता है, क्लाइमेट इट हैज बीन सीन, और रेस भी करता है। बॉडी टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर से जो है BMR इंक्रीज होता है। डाइट, क्या डाइट हम ले रहे हैं, वेजिटेरियन है 1% जो नॉन वेज खाते हैं उसका BMR इंक्रीज रहता है। हार्मोन, दैट थायराइड हार्मोन हैबिट्स एन इंडिविजुअल हु इज एग्जिबिटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम किसी और दिन